Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Musaffira Riaz from final year software engineering department. So today we have Suzanne Shakil as our guest speaker. She is from final year industrial manufacturing department. तो ये आज आपको गाइड करेंगी रिलेटेड टू आईएम डिपार्टमेंट, आईएम में कौन से हमारी इंटर्नशिप्स हो सकती हैं, किस तरह कोर्स वर्क को मैनेज करना है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो सुज़ैन, स्टेज इज ओवर टू यू. आप स्टार्ट करें. बिस्मिल्लाह. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much Musra for inviting me. And चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन तो दे दी है मुस्रा ने. मैं जो है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से हूँ और फाइनल ईयर. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले आते हैं हमारे पास बेसिकली इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है, इसमें हमारे पास कोर्सेज क्या हैं. सबसे पहले जो बच्चे आते हैं एडमिशन ले रहे होते हैं तो उनका क्वेश्चन ही होता है कि हम कोर्सेज क्या क्या पढ़ेंगे, जॉब्स कहाँ होंगी, इंटर्नशिप्स कैसे लगेंगे, इंटर्नशिप क्या है. अभी जो मेरे पास रिसेंट क्वेश्चन आए थे वो ऐसे ही थे कि हमारी जॉब जो है वो कराची में लगती भी है या नहीं लगती. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो मैंने सुना. तो खैर हम लोग आज जो है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक एक करके. और जो है आप लोगों को यूनिवर्सिटी आए 4 ईयर्स जो है वो बेसिकली किस तरह स्पेंड करने होंगे, उसमें आपको अपनी CGPA किस तरह मेंटेन करनी होंगी और कौन कौन सी स्किल्स होंगी जो आपको अपने 4 ईयर्स में ही लेके चलनी होंगी, ताकि आप जब 4 ईयर्स बाद ग्रेजुएट होके आओ तो इंडस्ट्री में आपको वो हेल्प करे. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड से जो कि बेसिकली है हमारे पास जॉब रिलेटेड. फर्स्टली हमारे पास क्या है, जॉब कहाँ लगती है. जॉब के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगी कि हमारे पास इंटर्नशिप्स जो हैं वो किस तरह ऑफर हो रही होती है और किस तरह आप लोगों को इंटर्नशिप्स अवेलेबल करनी होती है. ठीक है. अच्छा, जॉब आ गई हमारे पास. जॉब्स के सेक्टर्स कौन कौन से. ठीक है. बेसिकली इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग नाम से जैसे आप लोगों को पता चल रहा है, इंडस्ट्रीज़ जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी आप लोगों के लिए जॉब और इंटर्नशिप के लिए प्रेफरेंस है. लाइक हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी आती है, टेक्सटाइल आती है, ऑटोमोटिव आती है, फूड आती है, फार्मास्यूटिकल्स आती है. ये सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो आईएम इंजीनियर्स को हायर कर रही होती है. अच्छा, यहीं पे मैं आप लोगों का एक और क्वेश्चन क्लियर कर देती हूँ. जो बच्चे कर रहे होते हैं वो क्या होता है, मैकेनिकल और आईएम में डिफरेंस क्या होता है. मैकेनिकल में हम मैकेनिकल की तरफ हम मूव, आईएम की तरफ मूव क्यों करें हम मैकेनिकल को छोड़ के. तो जो है गर्ल्स नॉर्मली इसलिए प्रेफर कर रही होती हैं क्योंकि मैकेनिकल प्योरली जो है वो फंक्शनल वर्क है, इस तरह से कि आपको एक फ्लोर वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करना होता है. लाइक मेंटेनेंस होती है उनकी और इस तरह की उनकी वर्किंग हो रही होती है. ठीक है. तो गर्ल्स जो है वो नॉर्मली इस चीज़ को प्रेफर नहीं कर रही होती. आई एम ऑडिबल. Yes, you are. ओके, थैंक यू. तो जो है इस वजह से गर्ल्स जो है नॉर्मली आईएम की साइड मूव करती है. आईएम में जो है 2 सेक्टर्स हैं, इंटर्नशिप या फिर जॉब. वो कौन कौन से हमारे पास. फर्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सेकंड वन इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में हमारे पास 4 आते हैं, जो 4 नहीं और भी आते हैं जो मैंने कंसिडर किए हैं. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे पास या डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. सप्लाई चेन मैनेजमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है. और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हमारे पास क्या क्या होते हैं, डिज़ाइनिंग होती है, ऑटोमेशन होती है और मैकेनिकल साइड होती है. अच्छा जी, अब हम इसमें पढ़ते क्या है या फिर हमारे पास इसकी इंटर्नशिप्स या जॉब जो होती हैं वो करते क्या है, वर्किंग क्या होती है बेसिकली. ठीक है. तो सप्लाई चेन हमारे पास ये होता है कि प्लानिंग टू, अगर हम किसी भी चीज़ को प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें तो क्या होता है उसमें प्लानिंग टू डिपार्चर पूरा प्रोसेस होता है. ठीक है. पूरी लेआउटिंग होती है और उसमें वो चीज़ डिवाइड होती है. ठीक है. तो हमारा काम क्या होता है एज अ सप्लाई चेन मैनेजर, हमारा काम ये होता है कि उस पूरे इनिशियल फेज से जहाँ पे हम प्लान करते हैं कोई चीज़ आएगी, रॉ मटेरियल आएगा. लेट्स से अगर मैं बात करती हूँ कि मेरी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. ठीक है. तो जो रॉ मटेरियल आ रहा है, जो फाइबर्स आ रहे हैं हमारे पास, वो कैसे आ रहे हैं, उनकी क्या क्या ड्यूरेशंस हैं और किस तरह वो जाके कस्टमर तक पहुंचेंगे, इसकी पूरी थ्रू आउट क्या होती है, प्लानिंग होती है. और वो प्लानिंग भी ये होती है काफ़ी ईयर्स पहले हम कर रहे होते हैं, मतलब 2 ईयर्स पहले हम कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट ईयर ये करना है. ठीक है. तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो आती है हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. इस तरह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेम अगर मैं टेक्सटाइल की एग्जांपल लेते हुए चलूँ तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमारे पास क्या होता है, उनके जो जो प्रोसेसेस हैं. लेट्स से अगर टेक्सटाइल कंपनी है तो उसमें स्टिचिंग होगा अलग, उसके बाद वॉशिंग होगा और ये सारे स्टेप्स होते हैं. तो ये सारे किसके अंदर आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं. तो ये सारी चीज़ें वो डील कर रहे होते हैं. सेम जो है प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है. इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात की जाए तो आती है हमारे पास डिज़ाइनिंग,
ऑटोमेशन और मैकेनिकल साइड। सबसे पहले मैं ऑटोमेशन की बात करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा बहुत इंटरेस्ट है। अच्छा, ऑटोमेशन में होता ये है कि आपके पास जो रोबोटिक्स, आपने सारी चीज़ें सुनी होंगी, हमारे पास क्या हो रहा है, जो जैसे-जैसे इन्वेंशन हो रही है, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो हमारे पास वर्किंग हो रही है 4.0 पे, बल्कि 4.0 नहीं, बाहर तो 5.0 तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या-क्या आती है हमारे पास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आती है, आईटी आती है, ये सारी चीज़ें, या फिर कोडिंग, रोबोटिक्स वर्क, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास ऑटोमेशन में। ठीक है, तो ये सारी होती हैं, ये कहाँ की होती हैं, जो हमारे पास ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं या फार्मास्यूटिकल, फूड इंडस्ट्री, ये सारी जो डिपार्टमेंट होते हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं हमारे पास, तो नॉर्मली ऑटोमेशन वहाँ हो रही होती है। एज अ रोबोट हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर अपनी मैनुअल और जो वर्किंग होती है उसको कम करने के लिए, और चीज़ों को फास्ट करने के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिज़ाइनिंग सेक्टर आते हैं। डिज़ाइनिंग सेक्टर में भी होता है कि कोई भी मशीन डिज़ाइनिंग हो रही है, कोई भी टूल डिज़ाइनिंग हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है एज आई एम इंजीनियर गर्ल्स मोस्टली ये प्रेफर कर रही होती हैं डिज़ाइनिंग साइड, क्योंकि ये भी बेसिकली ऑफिस वर्क होता है। ठीक है, तो जो है ये गर्ल्स इजली डिज़ाइनिंग साइड मूव कर जाती हैं। इसी तरह मैकेनिकल साइड है, उसमें ज़्यादा फ्लोर वर्किंग होती है और जो है मेंटेनेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, होपफुली सुजैन, आपने एक वर्ड यूज़ किया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ठीक है, तो जी, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि जैसे अगर मैं देखूँ तो मुझे आपकी फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो सप्लाई ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ। थैंक यू। श्योर। देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि हमारे पास कोई भी चीज़ मटेरियल आ रहा होता है या किसी भी कस्टमर की डिमांड होती है, ठीक है, या फिर जो एज अ इंडस्ट्री आप किसी भी चीज़ को बना रहे हो, ठीक है, तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होती है कि इस टाइम पे ये प्रोडक्ट हमारे डिपार्टमेंट या ये रॉ मटेरियल हमारे डिपार्टमेंट या हमारी इंडस्ट्री में इन होगा, और इस ड्यूरेशन के बाद, पूरी कंप्लीशन के बाद ये जो है कस्टमर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये एक पूरे स्टेप्स होते हैं जिसे जो है सप्लाई चेन मैनेजर डील कर रहा होता है कि वो रॉ मटेरियल मुझे कब मंगवाना है, वो रॉ मटेरियल हमारे आने पर हमारी इंडस्ट्री में इन कब होगा, कितनी ड्यूरेशन के बाद इन होगा, सही, उसके बाद जो है वो किस किस डिपार्टमेंट में कितनी ड्यूरेशन तक रहेगा, क्या क्या वर्किंग उनमें होनी है, और जो पूरे लीड टाइम बेसिकली होता ये है कि जब से वो रॉ मटेरियल आ रहा है और जब तक वो जा रहा है, तो ये टाइम तो सप्लाई चेन मैनेजर का काम ही यही होता है कि इस पूरे प्रोसेस को डिज़ाइन करना। तो ये है, हुआ तो जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक आईएम इंजीनियर जो है, क्या वो एक सप्लाई चेन मैनेजर हो सकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल हमारी जॉब यहाँ पे हो रही होती है। ठीक है, मतलब आप लोग के जो रोल है वो एज अ सप्लाई चेन मैनेजर ही होते हैं। लाइक अब अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो या जॉब कर रहे हो तो आप इस फील्ड में भी काम कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, सही सही। तो मूव करते हैं हम आगे अपनी स्लाइड्स की। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो बच्चे के आ रहे होते हैं वो ये आ रहे होते हैं कि हमने ले लिया आई, ठीक है, अब हमारे पास कोर्सेज कौन कौन से होंगे, अगर मेरे इंटरेस्ट होगा उन कोर्सेज में या नहीं होगा, तो ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। हमारे पास जो बेसिक कोर्स होते हैं, देखो फर्स्ट ईयर में जब आप आओगे तो वहाँ पे आपको बेसिक कोर्स कराते हैं। बेसिक कोर्स ये होते हैं कि आपके फंक्शनल इंग्लिश हो गए, इस्लामियात हो गए, और जो है इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। ये वो सब्जेक्ट हैं जो हर डिपार्टमेंट अपने इंजीनियर्स को पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, हर डिपार्टमेंट के बच्चे ये सारे कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। आइदर डजेंट मैटर कि वो ऑटोमोटिव इंजीनियर हो, आईएम इंजीनियर, टेक्सटाइल इंजीनियर हो, या फिर मैकेनिकल इंजीनियर हो, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है, वो कोर्सेज ऐसे होते हैं जो हर इंजीनियर को पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर, तो उसमें हमारे पास कुछ एडवांस कोर्सेज आते हैं, जैसे कि हमारे पास आते हैं इंजीनियरिंग। मैं अपनी कोर्स आने की बात कोर्सेज वाली स्लाइड शेयर कर दें प्लीज। शेयर नहीं है, मैंने करी है वो आई गेस, या तो स्क्रीन जो है वो स्टक हो गई है, तो ओके मैं जी जी अब ठीक है। तो हम कहाँ तक पहुँचे थे कि कोर्सेज हम कौन कौन से पढ़ेंगे। तो एज अ आईएम इंजीनियर आप लोगों के अंडर कोर्सेज जो आएंगे वो आएंगे बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, साथ साथ मैं बताती जाती हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमारे पास क्या होता है, जो चीज़ें बन रही होती हैं, बेसिकली ये जो है ना, ये सेकंड सेमेस्टर या सेकंड फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है। सेकंड सेमेस्टर में ये इसलिए होता है, ये आप लोगों को मैनुअली ड्रॉ करना होती है, चीज़ों की प्रॉपर ड्राइंग होती है, ड्राइंग शीट्स आप लोगों को मिलेंगी, और उस सारी चीज़ों में आपको टूल्स हो हैं और जो है डिफरेंट सेक्टर चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपको ड्रॉ करनी होती हैं बेसिकली। नहीं, उसके अलावा आते हैं हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजमेंट और जो है एमक्यूसी वगैरह। एमक्यूसी में आप लोग जो है स्टैटिक्स वाली ज़्यादातर चीज़ें पढ़ेंगे, बाकी जो है आप लोग वो वर्नियर कैलिपर और इस तरह की जो मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है,
एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के साथ हमारे पास एक और कोर्स होता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड। सही, पहले आप मैन्युफैक्चरिंग कोर्स पढ़ते हो, उसके बाद आते हो सेकंड स्टेप में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में। 2 सेमेस्टर में अलग-अलग डिवाइड है ये, ठीक है। इसमें भी आप क्या पढ़ते हो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में, टूल डिज़ाइनिंग वगैरह होती हैं अलग से, और जो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में होता है बेसिकली जो भी चीज़ें हैं वो मैन्युफैक्चर किस तरह हो रही है। सही है, तो ये प्रॉपर ये बोल सकते हैं हम कि थ्योरी बेस्ड कोर्स है ये, ठीक है। इसके अलावा जो आता है हमारे पास अप्लाइड थर्मोफ्लूइड्स, सेम ये इसका भी यही सीन है कि हमारे पास एक होता है अप्लाइड थर्मोफ्लूइड्स, एक होता है हमारे पास नॉर्मल थर्मोफ्लूइड्स। जो सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ोगे वो पढ़ोगे थर्मोफ्लूइड्स, और जो आगे आगे थर्ड ईयर में पढ़ोगे वो होगा अप्लाइड थर्मोफ्लूइड। थर्मोफ्लूइड्स में आप क्या पढ़ोगे, हीट एक्सचेंजेस पढ़ोगे आप लोग, इसके कुछ लॉज होते हैं वो सारी चीज़ें डील कर रहे होगे। कार्नट साइकिल आपने ये पढ़ी होंगी सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर चैप्टर 11, तो ये सारी चीज़ें वो हैं। तो इसमें जो है वो डिटेल वर्किंग हो रही होगी, और डिफरेंट साइकिल और आ जाएंगे इसमें। सही, मशीन डिज़ाइनिंग और टूल डिज़ाइनिंग मैंने एक साथ डाला है, ये भी अलग अलग कोर्स सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, अलग अलग कोर्स हैं ये हमारे पास। मशीन डिज़ाइनिंग में हम क्या पढ़ रहे होते हैं, बियरिंग और स्टीयरिंग और जो है कन्वेयर साइड की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। सेम टूल डिज़ाइनिंग में हम टूल्स के हवाले से पढ़ रहे होते हैं। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल ऐसे सब्जेक्ट है जो हम भी पढ़ते हैं, मेट्रोलॉजी वाले भी पढ़ते हैं, मैकेनिकल वाले भी पढ़ते हैं, ये जो है जर्नल कोर्स है, ठीक है। तो उसके अलावा आ जाता है हमारे पास ऑटोमेशन और रोबोटिक्स, जिसका मैंने आपको पहले ही बताया था, अच्छा सब्जेक्ट है एक इस तरह से। इसमें क्या है होता है, दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ये आती है हमारे पास रोबोटिक्स में, जो चीज़ों को ऑटोमेट करना है, बेसिकली ऑटोमेट हम किस तरह करें। और नॉर्मली जो है हमारे पास इसकी इस तरह से वैल्यू है, क्योंकि आप लोग देखते हो जैसे आगे जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो हमारी सारी जो चीज़ें हो रही हैं वो ऑटोमेट ही हो रही हैं। सही, तो मैनुअल वर्किंग को कम करके सबको सारी इंडस्ट्रीज़ का यही कंसर्न है कि हम ज़्यादातर चीज़ों पे ऑटोमेट की तरफ चले जाएं। उससे ये होता है कंसिस्टेंस। ऑटोमेशन का असल में होता फ़ायदा क्या है, तो ऑटोमेशन के 2-3 एडवांटेज जो मैं आपको डिस्कस करूँगी वही हैं कि बेनिफिट ये है वो कंसिस्टेंट होती है। अगर आप एक ह्यूमन बीइंग से इसको कंपैरिजन करो तो ह्यूमन बीइंग 8 आवर मुसलसल काम करना है, 8 आवर की शिफ्टिंग है लेट्स से, तो उसमें क्या होता है 2 ब्रेक निकालो 1 घंटे का, उसके बाद 7 घंटे उसको अगर काम करने तो ऑब्वियसली वो बंदा वो काम नहीं करेगा जो 8 बजे की टाइमिंग पे आके कर रहा था, या जैसे वो काम 10 बजे का रहा था, ठीक है। जब वो होते होते ऑफ टाइम अगर 5 बजे की टाइमिंग आएगी वो बंदा वैसे काम नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही आपने उस बंदे की जगह एक रोबोट को लगाया हुआ है जो लोडिंग और अनलोडिंग का काम कर रहा है सेम एज ह्यूमन, ठीक है, तो उसमें ये होगा कि आप उससे वो 8 बजे काम करवाओ, 10 बजे करवाओ, या इंस्टेड आप जो है वो उससे 7, 8 या 9 बजे करवाओ, ठीक है। तो वो वर्किंग उसी तरह करके देगा, बल्कि उससे बहुत ही अच्छा करके देगा अगर हम ह्यूमन को कंपैरिजन करें, ठीक है। तो इस तरह के कुछ एडवांटेज, ये तो जस्ट मैंने एक बहुत ही जो मुझे पसंद है इस सारी की चीज़ें, तो जो है एक एडवांटेज आपसे डिस्कस किया, बाकी इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। बाकी अच्छा, कैटरिंग, हाँ एक बोलो। मेरा सवाल, जैसे आपने काफ़ी कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया, जो बताया आपने वन बाय वन, तो आप क्या समझती हैं कि विच कोर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक जैसे अगर हम जॉब्स के हवाले से देखें या इंटर्नशिप के हवाले से देखें, तो इंटरव्यू के हवाले से लाइक आई मीन, तो हाँ जी। तो उसमें जो है वो कौन सा इनमें से कोर्सेज है जिनके बारे में पूछा जाता है आपसे? ये देखो, अब वो डिपेंड करता है आपकी कि आप किस इंडस्ट्री में जा रहे हो, वो इंडस्ट्री वाइज। अब देखो जैसे ये कोर्सेज मैंने मेंशन किए हैं ना कुछ, तो इस कोर्सेज में ये होगा, अगर आप किसी टेक्सटाइल कंपनी में जा रहे हो तो वो कुछ चीज़ों को मोस्टली प्रेफर करेंगे। अगर आप किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में जा रहे हो तो वो कुछ चीज़ों को मोस्टली प्रेफर करेंगे। अब जैसे आप लेट से आप जाते हो किसी ऑटोमोटिव कंपनी में, ठीक है, या ऑटोमोबाइल कंपनी में जाते हो आप, तो वहाँ पे जो है ऑटोमेशन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा आती है, इस तरह डिज़ाइन वाली चीज़ ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आती है। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड करती हैं, और प्रोडक्शन मैनेजमेंट और इस तरह के कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली सब में ही इक्वल होंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट है आपको किस तरह से जो है वर्किंग एनवायरनमेंट काम करना है, और ये चीज़ें हैं जो है असेंबल डिसअसेंबल, ये सारी चीज़ें आप जो है इसमें करोगे। लीन हो गया, 5S हो गया, ये मैं कोर्सेज आगे ई लर्निंग यानी स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं क्या है, वो आप ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ठीक है, सही, इंडस्ट्री वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, सही। थैंक यू। अच्छा, लास्ट कोर्स जो रहता है वो कैड कैम रहता है, वो किस में होता है, वो हमारा डिज़ाइनिंग साइड, जैसे मैंने आप लोगों को जॉब रिस्पेक्ट से बताया था जब, तो डिज़ाइनिंग साइड जो आती है वो आता है हमारा कैड कैम सब्जेक्ट में। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट Coursera एंड अदर प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब बच्चों का नेक्स्ट क्वेश्चन होता है जिसे हम डील करेंगे, वो ये है कि कोर्सेज तो हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा स्किल्स कौन सी डेवलप करें। या बच्चे अभी भी ये क्वेश्चंस कर रहे थे कि हमने IM इंजीनियरिंग ले ली, लेकिन अभी जो है हमें इस टाइम को किस तरह यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्या क्या कोर्सेज हमें अपनी तरफ से करना चाहिए, ठीक है। तो वो मैं कुछ कोर्सेज लाई हूँ आपके लिए। वो क्या है, अच्छा पहले तो आपको कहाँ से करने होंगे कोर्सेज, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। कोर्सेज करने के लिए कुछ जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होती हैं, जैसे कि जो है नॉर्मली Coursera है, यूडेमी है,
ठीक है। इन सारी वेबसाइट से आप जो है जाके फ्री इनरोल हो सकते हो और जो है डिफरेंट कोर्सेज ट्राई कर सकते हो। स्क्रीन जो है ना वो शेयर नहीं हो रही, वो स्टक हुई थी स्क्रीन। ओके, तो जी ठीक है। जी जी अब हो रही है स्क्रीन शो, आप कंटिन्यू कर लें। ओके, फाइन। वही तो हम बात कर रहे थे कि जो है अपनी एक्स्ट्रा स्किल्स जो है वो किस तरह डेवलप करें, सही। तो उसके लिए कुछ कोर्सेज लाएंगे मैं, वो कौन कौन से कोर्सेज है। अच्छा, मैंने प्लेटफॉर्म बता दी कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो। एक कोर्सेरा है, उसके अलावा यूडेमी है, और इसके अलावा डिफरेंट साइट्स होती हैं जिससे आप जो है कर सकते हो। फाइनेंशियल एड पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो वो 1 मंथ नहीं 15 डेज जो है उसका टारगेट होता है। आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है और जो है उसके बाद आपको वो अप्रूवल हो जाती है और आप जो है कोई से भी कोर्सेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोर्सेज में हमें कौन से फील्ड रिलेटेड है वो है। सबसे पहले जो है वो एक्सेल है। एक्सेल ऐसा कोर्स है, एक्सेल नेटवर्क, ये चीज़ें हैं जहाँ पे आप जो है बहुत बहुत ही डीप है। इसमें ये नहीं होता सिर्फ आप डाटा तक स्टेप हो, मतलब बहुत सारी काम इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि एक्सेल पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करो। जितनी ज़्यादा अच्छी एक्सेल आप सीख सकते हो वो सीखो इन 4 साल में, ठीक है। क्योंकि आगे जब आप इंजीनियरिंग करके जाते हो तो आपको डाटा पे बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी होती है। डाटा को किस तरह आपको यूज़ करना है, इतने, क्योंकि आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है, उसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, कैसे डाटा को आपको शॉर्ट लिस्ट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सेल पे अभी सीख लो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास लीन मैन्युफैक्चरिंग, 5S, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और पाइथन वगैरह। लीन मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास क्या होता है कि वेस्टेजेस को किस तरह रिड्यूस करेंगे हम। कोई भी इंडस्ट्री है, वर्किंग कर रही है, अब उसमें ऑब्वियसली वेस्टेजेस आते हैं। तो हम क्या करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली ये बता रहा होता है हमें इन वेस्टेजेस को किस तरह रिड्यूस करें और अपने वर्किंग इन्वायरमेंट को क्लीन बनाएं। 5S आते हैं। 5S के भी हमारे पास 5 जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो है 5 एसेस हैं, डिफरेंट ऐसे, लाइक सॉर्ट है, शाइनिंग है, सस्टेनेबिलिटी है, ये सही है। तो इसमें ये होता है हमारे पास डिफरेंट स्टेप हैं किस तरह आप जो है अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट को ह्यूमन फ्रेंडली बना सकते हो, सही है। उसमें अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल आती है इसमें क्लीननेस की, कि आप अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट को क्लीन रखो। सेकंड एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो आती है टैगिंग की, कि अगर लेट से मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपकी शेल्फ पे, ठीक है, बुक शेल्फ पे, उसमें आपकी बुक्स जो है वो रैंडमली पड़ी हैं, सही है, और बहुत सारी बुकें। तो जो है आपको क्या, अच्छा एक लाइब्रेरी की एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी जिसमें आपको इसको सॉर्टिंग करने में, या आपको एक बुक अगर निकालनी है उसमें से, तो बहुत मुश्किल है इस तरह से निकालनी, ठीक है। तो 5S हमें ये बताता है कि इसको किस तरह हम मैनेज करें ताकि हमारे पास काम आसान हो जाए और जल्दी काम हो जाए, सही है। तो हमारा काम जल्दी हो जाए और ये काम आसान हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उस जगह पे 5S अप्लाई करते हैं। 5S नॉर्मली किसी भी जगह आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दी अपनी बुक शेल्फ की, तो आप जो है 5S कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 5S में ये चीज़, सारी चीज़ें होती हैं। एक तो ये आ गई टैगिंग वाली चीज़, कि मैं क्या करूँगी, बुक में टैगिंग कर दूँगी, लाइक उसकी नेम वाइज मैंने एक शेल्फ बना लिए, पार्ट्स बना लिए, कि इस पार्ट में मैंने इंग्लिश जो है रीडिंग बुक रखी हुई है, इसमें मैंने नॉवल बुक सेट की हुई है, इस तरह से जो है मैंने उसको पार्ट डिवाइडेड कर दिया, ठीक है। इस तरह आती है कि क्लीननेस और ये साइड से आती है। इसके बाद आती है हमारे पास फोर्थ में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को तो बाकायदा कोर्स भी है, तो उसमें आप लोग ये सारी चीज़ें देख लोगे, वो आप लोग पढ़ोगे। उसके बाद आता है पाइथन और अदर लैंग्वेजेस मैंने आप लोगों की। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बताना चाहूँगी कि IIM में आप कोई कोडिंग और इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ोगे, सही है। ये सारी वो चीज़ें अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ोगे, और इंटरेस्ट भी खुद डेवलप करना पड़ता है, सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं IIM में इसी वजह से आई थी कि मेरा कोडिंग साइड या IT रिलेटेड इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। तो लेकिन होता ये है, आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बात करूँ, सिर्फ मैं यही लेके चलती हूँ, नहीं भई मैं तो सिर्फ जो कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं, टीचर्स मुझे जो पढ़ा रही हैं उन्हीं को लेके चलूँगी, तो होगा यही एट द एंड। हमारा जो IIM का बैच होता है वो होता है 120 स्टूडेंट्स का, ठीक है। 120 स्टूडेंट्स का बैच मेरे साल साथ-साथ पास आउट होगा, तो आप लोग ये समझ सकते हो कि कितना मुश्किल है मुझे अपनी जॉब फाइंड करना। जॉब की सर्चिंग बहुत मुश्किल है, कि आपको कोई इंडस्ट्री हायर करे तो आप में क्या यूनिकनेस है कि वो बंदा आपको हायर करे। ये आपको बिल्कुल इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं आपसे, कि जो है आपके अंदर क्या यूनिकनेस है कि हम आप ही को हायर करें, आप ही को चूज़ करें। तो उसमें ये होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं आप लोगों को, कि उसमें ये होता है आपको कुछ अलग स्किल्स होती हैं जो अपनी क्लासमेट से, अपनी बैचमेट से डिफरेंट होनी चाहिए ऑब्वियसली, ताकि आप वो उन्हें मेंशन कर सको, मुझे इस साइड की बढ़नी है, एज IIM इंजीनियर मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ IIM इंजीनियर, लेकिन मैं आपके इस डिपार्टमेंट में इस जगह में काम कर सकती हूँ, मेरी ये अलग से लर्निंग है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कोर्सेज रहते हैं, जैसे पाइथन वगैरह हो गई या दूसरी लैंग्वेज हो गई, वो मैं आप लोगों को प्रिपेयर करूँगी, ज़रूर सीखना आपको, ठीक है। और इसमें मैं एक छोटी सी और बात ऐड कर देती हूँ, वैसे तो उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया।
जो सॉफ्टवेयर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है, इसका पूरा गूगल ने प्रोफेशनल कोर्स भी कोर्सेरा पर है। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो पूरा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिल सकता है। और जो उन्होंने एक बहुत वैसे तो सारी बातें ही माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो एक व्हाट मेक्स यू यूनिक वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया, दैट्स सम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है और इसमें हरगिज़ हम ये नहीं बोलते कि आई एम अ हार्ड वर्कर स्टूडेंट और आई एम अ पंचुअल और आई एम अ डिसिप्लिन। ये सब बिल्कुल ऐसे आंसर्स होते हैं जो अच्छे कंसिडर नहीं किए जाते। और ये अगर कोई मार्किंग कर रहा होगा आपकी उनकी, तो वो ज़ीरो मार्क करेगा। लाइक ये बहुत ही कॉमन से और बिल्कुल बचकाना सा जवाब होता है कि अगर हम उसको ऐसा आंसर करें। तो जैसे इन्होंने बताया कि स्किल्स की बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे बाकी 119 इंजीनियर से मुझे अलग बता रही है। वेरी गुड। एक और चीज़ है, अब मेरा एक सवाल, आपने जैसे अपने कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस किया, आपने इंटर्नशिप के बारे में डिस्कस किया, जो सबसे एक चीज़ आती है कि हम जीपीए को और स्किल्स को हम आपस में कैसे मैनेज करके चलें। तो ये आई नो कि यू आर बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया मुझे आपने। जो बच्चों का बहुत मेनली क्वेश्चन ये भी होता है कि हम जो है जीपीओ को किस तरह लेके चल रहे हैं अपने कोर्सेज के साथ, या जो है अलग कोर्सेज अगर हम करें तो अपनी जीपीओ को किस तरह मेंटेन करें। एग्जैक्टली, फिर वो जीपीए पे इफेक्ट आ जाता है। आसान होता है। देखो जीपीए अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी जीपीए बहुत अच्छी चलती है। उसको मेंटेन करने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है, देखो एनडी में जब आप आओगे तो आपके एक मिड टर्म होंगे फाइनल एग्जामिनेशन में। ठीक है, मिड टर्म जो होगा आप लोगों का वो होता है 40 मार्क्स का, और फाइनल जो होता है वो डिपेंड करता है, अगर आपके 4 आवर का वो है तो क्राइटेरिया टीचर्स तो वो एक्सप्लेन कर देंगे, सिर्फ मैं जनरल बात कर रही हूँ। वो क्या होता है 40 मार्क्स का आपका सेशनल होता है। ठीक है, तो मैं हमेशा जिस चीज़ को टारगेट करती हूँ वो अपने 40 मार्क्स को, हमेशा कहा जाता है ना वो छोटी सी चीज़ देख के चलो। बच्चे क्या करते हैं नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं, अच्छा मिड टर्म जो होता है ना 40 मार्क्स सेशनल होते हैं, 40 में से 20 वो होते हैं जो मिड टर्म होते हैं, और 20 वो होते हैं जो असाइनमेंट, क्विजेस और आपकी टेस्ट पे कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चे ये कर रहे होते हैं सेशनल को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। वो यही कह रहे होते हैं कि अभी तो 100 मार्क्स का पूरा हमारा जो है वो फाइनल पड़ा हुआ है तो उसमें देख लेंगे। सही है, तो हमेशा याद रखना छोटे से छोटी कुछ चीज़ों को इंपॉर्टेंस हो। ठीक है, जब आओगे तो टेस्ट जो होंगे जो हमारे ये होंगे मिड टर्म होंगे 20 मार्क्स के, कोशिश करो वो जो 40 मार्क्स से उन्हें टोटली 38, 39, 35 अबव लेना ही है। कोशिश ये वाली करना है। अच्छी जीपी मेंटेन करनी है, 3.5 अबव जाना है, तो कोशिश यही रखना कि वो जो सेशनल मार्क्स होंगे उसमें बहुत अच्छा अपना आउटपुट। ठीक है, अगर तुम्हारा ये होता है तो प्रैक्टिकल के मार्क्स फिर ईजिली मिल जाते हैं, और जो 100 मार्क्स फाइनल के होंगे तो वो मेंटेन करना आसान होगा। क्योंकि फाइनल में ये होता है, अगर मैं जनरल एस्पेक्ट में बात करूँ तो ये होता है फाइनल में टीचर्स नंबर नहीं दे रहे होते बहुत सारे, जो मिड टर्म हो गए, लेकिन फाइनल में टीचर्स नहीं, बहुत स्ट्रिक्टली चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे नंबर गेन करना थोड़ा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू मिड टर्म या जो है आपके सेशनल्स। तो उसको आप मेन फोकस रखना कि सेशनल्स अच्छे आएँ, ताकि वो जो फाइनल हो, अगर खुदा न खासा फाइनल जो है वो अच्छे नहीं भी होते हैं तो वो मैनेज हो जाए नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, जो सेशनल मार्क्स होते हैं वो अच्छे से गेन करना। एक और चीज़ के जैसे मैं तो खैर मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी पड़ेगी, तो वो ये कि जैसे हम यूनिवर्सिटी से हम फ्री हो जाते हैं, लाइक 4:30 पे फ्री हो रहे हैं, तो फिर आपकी रूटीन क्या रहती है? आप किस तरह जो है आप कहती हैं कि मैं इन कोर्सेज़ को मैं इस टाइम पढ़ूँगी? ये होता है ना, ये अक्सर सवाल, हम इंटर से आ रहे हैं, एक बच्चा तो उसको यही आदत पड़ी होती है कि हम कोचिंग से घर गए और कोचिंग से घर जाके पढ़ना है हमें। तो क्या आपके ख्याल में हमें यूनिवर्सिटी से घर जाकर डेली बेसिस पे पढ़ना है, या जस्ट वीकेंड पे पढ़ें तो इनफ होगा? यार देखो, मैं ये चीज़ें कहूँगी, आप लोग यूनिवर्सिटी में आ गए, ठीक है, अब आप लोगों को हर चीज़, एक आप ये बोल सकते हैं प्रोफेशनल लाइफ में आ गए। अब आप ये नहीं बोलोगे सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ना ही है, या सिर्फ और सिर्फ मुझे स्किल्स डेवलप करनी है, और सिर्फ और सिर्फ मुझे एक चीज़ पे स्टक होकर रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं अपनी रूटीन बताऊँ तो मेरी यही रूटीन है कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, यूनिवर्सिटी से आके फिर मुझे डायरेक्ट कोचिंग पढ़ाना होता है, उसके बाद रात में ऑब्वियसली मैं जाके फुल फ्री होती हूँ। ठीक है, तो उसके साथ मैं ये बोलूँगी कि यूनिवर्सिटी की जो टाइमिंग है आप लोगों की 8:30 to 4, ठीक है, तो उसमें ये होता है आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी ड्यूरेशन होती है जिसमें आप कुछ अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ भी सकते हो यूनिवर्सिटी में रह के, और जो है वहाँ भी चीज़ें कवर भी कर सकते हो। अब मैंने इतने बच्चों को देखा है कि ये कर रहे होते हैं, कुछ जो फ्री टाइम मिलता है, लेट से ऐसे कि आपकी 10 बजे क्लास खत्म हो गई, ठीक है, आपके पास 12 बजे तक का टाइम है, तो आप क्या कर रहे हो, आप फ्री हो, आप अपना लैपटॉप लेके जाओ, वहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में आप कोई कोर्स कर लो। उस टाइम पे 2 घंटे बहुत इनफ होगा आपके कुछ अच्छे काम करने के लिए। आप अपना लाइब्रेरी में बैठो, अपने अगर आप लोगों को ग्रुप वर्किंग की आदत है, ग्रुप की आदत है, तो जो है अपने ग्रुप के साथ बैठो लाइब्रेरी में, और जो है अपनी, अगर आपको कोई कोर्स करने हैं वो कर लो, या फिर जो है अपने जो टीचर्स पढ़ा रही हैं चीज़ें उसे वहाँ पे डिस्कस कर लो, वहाँ पे पढ़ लो। तो ये होता है कि वहीं पे चीज़ें वहीं की क्लियर हो जाती हैं। तो अगर आपने लेट से, मैं आज घर आई, मुझे टाइम नहीं मिला, मैंने आज नहीं पढ़ा, तो ये होगा, मुझे पता होगा मैंने आज यूनिवर्सिटी में टाइम दे दिया था,
तो ऐसा मेरी कोई इशू नहीं है कि आज मैंने टाइम ज़ाया कर दिया, आज मैं पढ़ नहीं सकती। तो ये वाली चीज़ें वहाँ पे भी कवर हो सकती हैं। और अगर यूनिवर्सिटी में टाइम नहीं मिलता तो डेली बेसिस पे अगर नहीं आप कर पा रहे तो आप जो है, मेरा ये होगा कि सेकंड डे थर्ड डे आके कम से कम आप नहीं भी पढ़ पाए ना, आप वो चीज़ें पढ़ लो जो टीचर ने लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। नॉर्मली यही हो रहा होता है, टीचर चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता, यही होता है। और एक और चीज़ यहीं पे मैं ऐड करना चाहूँगी, कभी भी कोई टीचर चीज़ें पढ़ा रही हो, आप नोट कर रहे हो, उसमें कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताते हैं, तो अपने पास वो चीज़ अलग से नोट रखना ताकि घर पे आओ तो उसकी अलग से सर्चिंग करो। अलग से जो सर्चिंग होती है उसमें बहुत सारी आपकी लर्निंग की चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत सारी मिल जाती है। तो मेरी एक ये ट्रिक थी तो मैंने आपसे डिस्कस कर ली। थैंक यू सो मच सोदैन, आपने सब बताया। और ये जो की पॉइंट्स वाली बात की है इन्होंने, ज़्यादातर पेपर जब टीचर असिस्मेंट कर रहे होते हैं तो वो उन कीवर्ड्स को ही फाइंड करते हैं आपके आंसर के अंदर। अगर वो मिल जाते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे, अदरवाइज़ वो फिर मार्क्स काटना शुरू कर देते हैं। अब तो जीपीटी का ज़माना है, कोशिश सब ये करेंगे कि हम नोट्स अपने चैट जीपीटी से बना लें। तो टीचर हैं वो ठीक है, और हम स्टूडेंट हैं तो उनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है कि किस तरह बच्चा कहाँ से क्या मटेरियल उठा रहा है।